हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हम फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन है वो हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराए हैं। तो आज चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हमने जो करना है, लॉ करने हैं हमने। तो पहला जो लॉ करना है दैट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके बाद हम करेंगे रेट लॉ, उसके बाद हम करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है ये +1 में भी हमने पढ़ा था, दैट इज़ इन केमिकल इक्विलिब्रियम। पर यहाँ पे भी हमने पढ़ना है ऐसे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। तो जैसे मैं कोई रिएक्शन लिखता हूँ उसके अकॉर्डिंग हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। तो जैसे मैं एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मान लो ये मैं लिख दिया ए कि ए जो स्मॉल ओ है दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे भी जो स्मॉल बी है दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जो लार्जर है दे आर द रिएक्टेंट। तो मान लो हमारा ए और बी जो आपस में रिएक्ट करके हमारा क्या बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। ए जो स्मॉल जो लेटर्स हैं दे आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, दे आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन लिखी है उसका जो रेट होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट का, मतलब ए और बी का। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन कौन से, एक तो हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास क्या है, बी। तो वी हैव दीज आर द रिएक्टेंट्स। तो इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है। तो ए और बी का जो हमारा उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ए और बी दे विल रेज टू देयर पावर्स। तो हम उसको क्या कर देंगे, पावर्स बना देंगे ए और बी। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन। तो उसको अगर हम सिंपली देखें तो अगर आपको भी रिएक्शन गिवन है तो उस रिएक्शन का जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन है वो आपने पावर्स बना देना है, और जो भी आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो आपने सिंपल लिख देना। वो हमारा क्या बन जाएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मान लो मैं कोई एग्जांपल भी लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया N2 + 3 मोल्स ऑफ H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इसका कहते हैं कि जी लॉ ऑफ मास एक्शन लिख दो। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो नाइट्रोजन हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन हो गया। तो नाइट्रोजन के तो कोई मोल्स है नहीं, हाइड्रोजन के ऊपर क्या जाएगा हमारे पास, दैट इज़ 3। तो ये हमारा क्या होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते हैं। जो कांस्टेंट ऑफ पर्सनैलिटी का साइन अगर हटाओगे तो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, के लिख देंगे, सिंपल के लिख हो जाएगा। तो हमारा क्या सिंपल क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के हो जाएगा। और जो भी हमारा ये, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा जो भी लिख होगा दैट इज़ आर इज इक्वल टू, जो हमने पहली रिएक्शन लिखी थी आर इज इक्वल टू, जो ठीक है पर्सनैलिटी का साइन हटा के आर इज इक्वल टू के, और हमारे पास क्या था, ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन विद देयर रेज टू पावर देयर ए और बी। यानी कि मैं रिएक्शन को देख के उसका लॉ ऑफ मास एक्शन लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम केमिकल मतलब डिफाइन करें तो ये क्या होगा, ये द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज या रिएक्टेंट, और एंड द पावर्स विल रेज टू देयर पावर्स विद द हेल्प ऑफ जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, विल रेज टू द देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है। तो ये आपको पता लग गया होगा कि हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। बहुत ही आसान है, मतलब हम रिएक्शन की शक्ल देख के हम उसको लिख सकते हैं आराम से कोई भी। दूसरा जो लॉ हमने करना है दैट इज़ रेट लॉ। ठीक है, दूसरा हमने जो करना है वो हमारा रेट लॉ होगा, रेट लॉ। तो ये भी मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा। जैसे मान लो कोई भी मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है, उस रिएक्शन के हिसाब से हम उसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे। तो जो रेट लॉ है ये जो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, मतलब अगर मुझे रिएक्शन का मैकेनिज्म पता है कि रिएक्शन कैसे हो रही है तभी मैं रेट लॉ लिख सकता हूँ। आइदर आई एम नॉट एबल टू राइट डाउन द रेट इक्वेशन। मुझे जब तक ये नहीं पता लगेगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है मेरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तब तक मैं रेट लॉ नहीं लिख सकता। मतलब इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी कि ये एक्सपेरिमेंटली हमें पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, यानी कि उसका मुझे मैकेनिज्म पता होना चाहिए तभी मैं उसको लिख सकता हूँ। ठीक है। तो इसके लिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे मैं जनरली एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ आपको। तो रिएक्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे मानो मैंने एक रिएक्शन लिखी है कि NO2 डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रिएक्ट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है, इससे रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, दोनों गैसेज हैं, और उसको रिएक्शन करने के बाद ये हमारे पास बन रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड, और साथ में हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन गिवन है। तो अगर मैं इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख दूँ, अगर मैं रेट जो हमने ऊपर लिखा है लॉ ऑफ मास एक्शन अगर लिख दूँ तो सिंपल क्या हो जाएगा, जो R इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, NO2 और CO के बराबर हो जाएगा। और सी पावर्स क्या आएगी, मतलब कि 1 1 आ जाएगी क्योंकि सेम ही है। बट अगर मुझे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा, इफ़ आई नो द मैकेनिज्म, आपको उसका मैकेनिज्म गिवन है कि मैकेनिज्म का कैसे होता है इसका,
जैसे मैं आपको बताता हूँ मैकेनिज्म, मतलब ये आपको गिवन होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही आपको एक एग्जांपल की तरफ दिखाऊँ। मतलब स्टेप 1 में रिएक्शन जो हो रही है इसकी, वो हो रही है हमारी NO2 प्लस NO2, यानी कि पहले 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत ही स्लो स्टेप रिएक्शन है ये, और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनता है NO प्लस इट विल फॉर्म NO3, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनता है पहले कि जो NO2 है, मतलब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई रोल ही नहीं है अभी इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स बनने में, देयर इज नो रोल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। इस मैकेनिज्म से मुझे ये पता लगता है, क्योंकि पहले ही स्टेप में ही देख सकते हो कि आपका NO2 और NO2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। देन सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो आपका बाय प्रोडक्ट बना है, जैसे ये NO3 है, NO3, तब अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, तब हमारे पास क्या बन रहा है CO2, ठीक है। तो CO2 बन गया, तो यहाँ पर अकेला एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा NO2। तो दिस इज आवर मैकेनिज्म। तो या इस मैकेनिज्म से मुझे पता लग रहा है जो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन है वो NO2 और CO पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती। जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, इस पे डिपेंड करती है। और इसकी पावर कितनी होगी, 2 ना है तो इसके स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक मुझे ये जो मैंने पावर डाली 2 है, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, और आइदर आई हैव द मैकेनिज्म, जैसे कि मुझे ये मैकेनिज्म पता था, यानी कि गिवन था आपको, तभी आप बता पाए कि जो रिएक्शन है वो डिपेंड करती है NO2 की कंसंट्रेशन पे ओनली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेट लॉ, मतलब कि हम कह सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड रेज टू सम पावर, ठीक है, रेज टू सम पावर विच इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो ये हो गया हमारा रेट लॉ, ठीक है। तो ये रेट लॉ होगा। मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊँ लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में, तो अगर मान लो इसी रिएक्शन का मुझे, जो ऊपर आपको रिएक्शन की बने, इस रिएक्शन का मुझे लिखना है लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या लिखा हो जाएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज NO2 एंड इट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। जो पहला लॉ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बता दें, ये मैंने आपको बता दिया रेट लॉ के हिसाब से। तो रेट लॉ को हम तभी लिख सकते हैं जब मेरे पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज़ हों, और लॉ ऑफ मास एक्शन में कैसे भी लिख सकता हूँ, किसी भी रिएक्शन के लिए मुझे कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल है, इट इज थ्योरेटिकल नीचे, ठीक है बच्चों। तो आपको पता लग गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ, ठीक है। बाकी हम नोट्स के फॉर्म में भी हम लास्ट में देखते हैं इसको, हम कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप साथ साथ में इसको उतार सकते हो या इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो हम थर्ड देख लेते हैं। वी हैव थर्ड जो है हमारा दैट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो जरूर पूछा जाता है हमसे, ठीक है। इसकी जो हम आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इससे रिलेटेड जो हमारे सिंपल छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो करेंगे, बाकी और कंसेप्ट भी कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करने के लिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हमारा किसकी तरह होता है, रेट लॉ की तरह ही होता है। तो अगर मैंने रेट लॉ लिख दिया है किसी का, तो जो उसकी पावर है वही हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। मतलब कि इट इज़ द ओनली द जो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड जो आपकी पावर्स है उसको आपने एडिशन कर देना है, उसको प्लस कर देना। अगर सिंगल है फिर तो वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, बाकी हमने इसको प्लस कर देना। जो जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, आई हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन, जैसे कि मैंने एक और रिएक्शन उठा लेते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग वाली रिएक्शन की थी हमारी A प्लस B और वी हैव ए प्रोडक्ट देयर। तो मान लो मैंने इसका लिखना है दैट इज़ रेट लॉ, ठीक है। रेट लॉ के हिसाब से मुझे नहीं पता क्योंकि कंसंट्रेशन डिपेंड वो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड होगा, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या मैं क्वेश्चन का साइन हटा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे K, और हम क्या लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ दैट इज़ रिएक्टेंट। तो इन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इनकी जो पावर है वो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड होगी, मतलब कि दे आर नॉट द स्टोकियोमेट्रिक ऑप्शन। हम स्टोकियोमेट्रिक ऑप्शन नहीं लिख सकते A और B। कई बार हो भी सकता है कि जो आपकी जो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड जो आपके ऑर्डर्स आएँ, जो भी आपकी वैल्यूज़ आए वो उसके बराबर भी हो सकते हैं, मतलब हम कह नहीं सकते हो कि बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंटल से ही पता लगेगा। तो मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो पता लगी है P और क्या हुआ है, ठीक है। मतलब जो कंसंट्रेशन है A और जो B के देयर जो पावर्स हैं वो P और क्या हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसका ऑर्डर निकालने के हमें क्या करना पड़ेगा, P प्लस Q, इन दोनों को प्लस कर देना है, और जो भी आंसर आएगा वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो 0 + 1 ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो मेरा P जो 0 आ गया, Q 1 आ गया, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है 1 प्लस कि P 1 हो गया और जो Q हो गया वो हमारा -1 हो गया, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, जो 0 ऑर्डर रिएक्शन भी बन सकती है हमारी, ठीक है। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर आ सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी P और Q की वैल्यू क्या है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये तीनों चीज़ पता लगी होगी, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, रेट लॉ क्या है, और हमारा ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो हम इसको एक बार भी फिर भी मैं आपको एक बार इसको नोट्स फॉर्म में दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप वहाँ से आप उसको कॉपी भी कर सकें। ठीक है, तो हमारा ये था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था हमारा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिव स्पीशीज रेज टू देयर पावर्स, देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये थी हमारी जो एग्जांपल्स थी, आप देख सकते हो ये हमने एग्जांपल की, ए बी गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो हमने ये लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और बी, और जो ए और बी थे हमारे ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे विल रेज टू देयर पावर्स। कांस्टेंट का साइन हटाओगे तो क्या लगा दोगे, के, तो के हमारा क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, सेकंड फिर अब जल्दी जल्दी से कर लेते क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया इसको। सेकंड था रेट लॉ, तो रेट लॉ में ये एग्जांपल हमने की NO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस NO प्लस CO2। तो हमारा रेट लॉ क्या बोलता है, तो जो रेट और लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू सम पावर विच इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली है तभी हम कर पाएंगे। तो उसके लिए मेरे को मैकेनिज्म पता होना चाहिए, आपको सीधा ही गिवन होगा, आपको मैकेनिज्म नहीं भी गिवन होगा तो आपको सीधा बताया जाएगा व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द कंसंट्रेशन। तो ये हमारी जैसे हमने मैकेनिज्म में देखा कि NO2 आपस में रिएक्ट करता है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का सेकंड स्टेप में काम आता है। तो NO2 जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारे पास, नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बनता है, और यही नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके हमें CO2 और NO2 देता है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ NO2 की कंसंट्रेशन पे, और कितने NO2 2, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, मतलब इन दोनों पे डिपेंड करता है, तभी हमारी रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होती है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ पीछे वाले लेक्चर्स में, तो आप कल वो लिंक भी मैंने डाल रखा, तो आप जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा कांस्टेंट का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, R = K NO2 का मोलर कंसंट्रेशन होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रेट लॉ। और थर्ड था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या करना, जो आपकी वैल्यू थे, जैसे मैं इसकी बात करूँ तो इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो वो 2 होगा, क्योंकि जो हमारी पावर ही 2 है। ठीक है, तो और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो 2 है, तो यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। वी हैव टू जस्ट सम ऑफ द पावर्स। तो ये सिंपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो बड़े सिंपल डेफिनेशंस है। इट इज़ द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज दैट आर इन्वॉल्व इन द रेट इक्वेशन। ठीक है, रेट इक्वेशन में जो आई है, जो हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करी थी, उसी का हमने सम ऑफ करना है। तो ये हमने जैसे ए और बी के ऊपर जो पावर्स आई है, पी और क्या हो, ये मेरी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड आई थी, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो P प्लस क्या हो, हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, P हमारा 3/2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने उनको आप सिंपली क्या कर देना है, प्लस कर देना, और उसकी सिंपली न्यूमेरिकल कैलकुलेट करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट जो है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो K है उसकी यूनिट क्या है। तो यूनिट ऑफ जो रेट कांस्टेंट है वो डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी सिंपल हमारे पास रिएक्शन है, A = A गिव्स हमें प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारा सिंपल इसका जो रेट लॉ है वो लिखोगा R = K, और A की पावर हमारा क्या हो जाएगा N। तो N हमारा डिपेंड करेगा कि किस टाइप के ऑर्डर की रिएक्शन है, 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, हाफ ऑर्डर है, पॉइंट ऑर्डर है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बताना होता है। तो हमने K की यूनिट निकालनी है, तो K किसके बराबर हो जाएगा हमारा, K बराबर हो जाएगा R/A की पावर N हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको फिर भी एक बार ग्रीन बोर्ड पे देख लेते हैं कि इसको हम कैसे इसकी पावर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमने करना है इसको कि हम कैसे उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ ताकि हम इसके ऊपर लिख सकें। तो चलिए हम लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी हम रिएक्शन ले लेते हैं, मान लो A से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, सिंपल मैं लिख देता हूँ, A से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और इसका सिंपल जो रेट ऑफ रिएक्शन = हुआ किसके, K, और हमारे A की पावर क्या हो जाएगा, हमारे लिए मान लो हमने 0 ऑर्डर के लिए लिखना है। ठीक है, वी हैव टू राइट थोड़ा 0, मतलब N लिख देता हूँ, N मतलब हमारे सिंपल होगा तो वो किसी के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। और R क्या होता है, तो R की अगर मैं बात करूँ तो R हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो उसकी जो वैल्यू होती है वो कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो इसकी जो रेट की हमारी यूनिट बनेगी वो क्या होगी, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये मैं पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर, और जो टाइम के सेकंड ऊपर जाकर इन्वर्स हो जाएगा। तो रेट को हमेशा यही लिखना है, और डिवाइड बाय किसके हो जाएगा, ये हमारा जो A है, तो A जो है वो हमारा हो जाएगा N = K। तो बस इस फॉर्मूले से आपने इसको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास जो है वैल्यू जो है N की, मान लो हमारे पास 0 है। ठीक है, वी हैव टू राइट डाउन द 0 वैल्यू। तो अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो A
ए की वैल्यू 0 तो 1 हो जाएगा। तो सिंपल, अगर n हमारा 1 है, n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, के मतलब सॉरी दिस इज नॉट 1, अगर हम इसको लेंगे 0, यू हैव टू राइट 0, अगर हम 0 लेते हैं तो 0 हो जाएगा। तो ए की पावर क्या हो जाएगी हमारी, ये मतलब 1 हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल के किसके बराबर हो जाएगा, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। तो 0 ऑर्डर अगर हमारे पास रिएक्शन है तो उसकी जो यूनिट होगी के की, वो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी की भी वैल्यू हम कर सकते हैं। तो आइए हम दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, वी हैव टू राइट डाउन द फॉर द सेकंड ऑर्डर के लिए हम कर लेते हैं, तो वो भी आपको पता लग जाएगा। तो ठीक है, तो आप अगर ये पता लग गया होगा तो अगर हम निकाल लेते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 होगा तो उसकी फिर से यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, तो r की तो वही रहेगी, r तो सेम वही रहेगी, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। तो a की पावर 2, तो a की पावर 2 हो जाएगा। तो a क्या था, कंसंट्रेशन होता है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, 1 है, मतलब 1, n की वैल्यू हम कितनी पुट कर रहे हैं, 1। ठीक है, तो 1 होगा तो a क्या हमारा कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को हम क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर हमारा सिंपल क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स बचेगा। यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट बनेगी, जो रेट कांस्टेंट की, दैट इज़ सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक बार सेकंड के लिए निकाल लेते हैं फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर के लिए हमारा क्या निकलेगा, दैट इज़ फॉर सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर के लिए अगर मैं बताऊँ तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, n की वैल्यू दैट इज़ 2। ठीक है, तो वही फिर से हमारा पास मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, तो a की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास 2 हो गई, तो उसको हम स्क्वायर कर देंगे, मोल का स्क्वायर L-2। ठीक है, ये a की पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसको हम नोट फॉर्म में देख लेते हैं। तो ये बस आपका कट जाएगा। ठीक है, एक मोल से एक मोल कट जाएगा हमारे पास, मोल पर लीटर एक, मोल पर लीटर एक कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल हमारे पास बचेगा मोल, ये ऊपर जाएगा -1 लीटर, और हमारे पास बचेगा सेकंड इनवर्स। तो ये जो यूनिट बनी है आपकी किसकी बनी, सेकंड ऑर्डर की बनी है, सेकंड ऑर्डर। इसी तरह से हम थर्ड ऑर्डर के बना देंगे। अब क्या होगा, जैसे जैसे होगा बस ये ऊपर वाला तो कट ही जाएगा, तो आपका जो नीचे से एक कम लिख देना आपने। जैसे थर्ड ऑर्डर के लिए लिखेंगे तो आप इसको एक बढ़ा दो, तो इसको मैं बढ़ा दूँ तो क्या बन जाएगा, ये ml मोल -2 लीटर स्क्वायर, और हमारा सेकंड इनवर्स तो वैसे नहीं, तो ऊपर ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था जैसे कि मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन चुका है, k इज इक्वल टू r डिवाइड बाई a की पावर n। तो रेट जो होता है मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स होता है, तो k r बाई a की पावर n। ठीक है, तो n की वैल्यू बस पुट करते जाइए, अगर 0 ऑर्डर है तो n 0 हो जाएगा, तो बस k इज इक्वल टू r के बराबर हो जाएगा, तो k किसकी क्या यूनिट हो जाएगी, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगी। तो वही हमारे ऐसे ही आप किसी के भी निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, तो आपको पता लग गया होगा। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट के लिए तो बस मोल पर लीटर हो जाएगा, तो मोल पर लीटर कट जाएगा, सेकंड इनवर्स के बराबर हो जाएगा। नीचे फिर वही, अगर जब सेकंड ऑर्डर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, मोल का स्क्वायर L-2, तो ये कट जाएगा, एक मोल पर लीटर एक मोल पर लीटर से कट जाएगा, तो नीचे से जो ऊपर जाएगा मोल माइनस लीटर सेकंड इनवर्स सेकंड ऑर्डर। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर, मतलब जिस मर्जी ऑर्डर का निकाल लो, एक कम ऊपर से एक कम ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो बच्चों आपको ये पता लग गया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको वैल्यूज़ दे के आपको पहचाननी होती है कि कौन सी है, तो कई बार कन्फ्यूजन होती है। यूनिट के पीछे लिखा हुआ सेकंड इनवर्स, तो वो तो जैसे टाइम की हमें पता टाइम की होती है, बट इट इज़ रिलेटेड विद द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज वेल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू मॉलिक्यूलैरिटी, कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। तो मॉलिक्यूलैरिटी हमारी सिंपल से अगर मैं बताऊं क्या होती है मॉलिक्यूलैरिटी, तो मॉलिक्यूलैरिटी होती है कि आपकी किसी भी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है उसकी मॉलिक्यूलैरिटी की, कोई बड़ी बात नहीं है मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। ठीक है, तो आपने ये सब समझ लिया होगा, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में मैंने बताया क्या होता है मॉलिक्यूलैरिटी, जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़, सिंपल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़। ठीक है, इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये जो होता है हमें होल नंबर में इसको बोला जाता है। जैसे मान लो मैं रिएक्शन, तो ये एग्जांपल मैं समझाया तो आपको एग्जांपल के हिसाब से, जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक सिंपल है अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO2। ठीक है, अब ये रिएक्ट होकर दे रहा है हमें नाइट्रोजन प्लस,
ठीक है, 2 मोल्स ऑफ H2 दे रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन से आपको साफ पता लग रहा है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, इसी तरह मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ 2HI, दो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो टूट के मेरे को दे रहे हैं H2 + I2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2। तो ये सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसलिए मैंने फटाफट से बता रहा हूँ, इसको कोई खास बात नहीं है इसमें, तो बस आपने तो बस इसकी शक्ल देख के बता देना कि कितनी मॉलिक्यूलरिटी है। और थर्ड जो है, जैसे मान लो मैं इसमें ले लेता हूँ FeCl3 फेरिक क्लोराइड प्लस टिन क्लोराइड गिव्स FeCl2, तो टिन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देख सकते हो 2 फेरिक क्लोराइड और 1 टिन क्लोराइड, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी थी। तो इसमें अब ध्यान रखना है कि हमारे पास 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करूँ तो सिंपल होती है, एलिमेंट जैसे मैंने लिखी है सारी एलिमेंट्री रिएक्शन ही एक तरह की, कि जिसमें आपका क्या होगा, सिंपल जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं वो रिएक्ट करती है, कंबाइन करती हैं आपस में, कोलाइड करते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड है आपस में कंबाइन करेगा और एक नया प्रोडक्ट बना देगा। सिंपल एक स्टेप में मतलब रिएक्शन हो जाते हैं, विदिन 1 स्टेप। ठीक है, सिंगल स्टेप में अगर बनाते हैं उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। तो उसमें हम मॉलिक्यूलरिटी जो बड़ी आराम से निकाल लेते हैं। पर कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स, जिसमें मतलब कि 4-5 हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशीज़ होती हैं, तो वहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी निकालना बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो मतलब हम एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है तो कहते हैं मैक्सिमम जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके बाद जो मतलब जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट बनते हैं वो आगे फिर किसी रिएक्टेंट से रिएक्ट करते हैं, 4th रिएक्टेंट से, तब हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। तो वहाँ पर जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हम क्या करते हैं, स्टेप्स में निकालते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट इन द स्टेप्स, तो स्टेप में निकलता है वो। तो यहाँ पे तो हम सीधा देख सकते हैं कि ये तो सिंपल रिएक्शन थी जिसको हमने बता दिया, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वहाँ पे हमें निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये हम जो डिफरेंस है वो हम कर लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को। ठीक है, तो आपको फिर भी मैंने समझा दिया है कि क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी वगैरह। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन तो पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटी है वो स्टेप बाय स्टेप हमें देखनी पड़ती है, बस कहने की बात ये है। तो उतना डीप हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल हमें पता लगेगी मॉलिक्यूलरिटी कि 1, 2 और 3, तो 3 से ऊपर हमने नहीं बतानी। ठीक है, उसका रीज़न मैं बता चुका हूँ, क्योंकि 3 जो मैक्सिमम कहते हैं कि आपस में कोलाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम तो 2 ही आपस में रिएक्ट करते हैं, तो 3rd है, मतलब उसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं उसके आपस में रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। तो बाकी हम डिफरेंस आया था कई बार कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस बता दिया है, तो हम इसका देख लेते हैं थ्योरेटिकल वर्जन में कि क्या डिफरेंस होता है इसका। तो हम देखते हैं उसका डिफरेंस, दैट इज़ मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो इसको 1-2 डिफरेंस ही पता लग जाए तो बहुत है, बाकी कुछ करने का इतना खास है नहीं इसमें। ठीक है, इसके साथ फिर हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जैसे कि हमने पढ़ लिया, ये सम होता है जो हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया होता है रिएक्शन में, वो होता है। मॉलिक्यूलरिटी जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ होते हैं। ठीक है, वो भी एलिमेंट्री और सिंपलेक्स रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं साथ साथ में आपको डील कर देता हूँ। तो ये डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, जबकि ये हमारी क्या थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, थ्योरेटिकल हम शक्ल देख के बता देंगे कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपस में। ठीक है, अगर 3 से ऊपर किसी में ज़्यादा है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम आपने 3 ही बतानी है। ठीक है, आपने कुछ और ज़्यादा नहीं बता देनी। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द रेट इक्वेशन, और ये ड्राइव फ्रॉम होता है हमारे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर दिया तो प्रेशर और टेम्परेचर इसमें आएगा, जबकि ये थ्योरेटिकल है तो उसमें प्रेशर टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी कुछ भी हो सकता है, जबकि जो मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन है ऑलवेज भी है होल नंबर में ही हमने लेना है इसको, होल नंबर ही होगा। ठीक है, 1, 2, 3 जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। ऑर्डर रिएक्शन 0 भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती। और जैसे कि मैंने बताया कि इन मल्टी स्टेप रिएक्शन ऑर्डर इज डिटरमाइंड फॉर द स्लोएस्ट स्टेप ओनली। ठीक है, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना तो मल्टी स्टेप में जाते हैं, बहुत स्टेप में हो रही, तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसके हिसाब से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। और जबकि ये जो मॉलिक्यूलरिटी के लिए इसके मैंने बता दिया कि जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो उसमें से हमें ऑल द स्टेप्स की जो मॉलिक्यूलरिटी वो डिटरमाइन करनी है, मतलब हर स्टेप की एक मॉलिक्यूलरिटी होगी। हम ओवरऑल नहीं लेते, हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होगी। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप ओनली, तो ये तो हम कर ही चुके हैं। और जबकि इसमें जो नो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, ओनली द स्टेप्स हैव द मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, एक ही चीज़ होगी, तो आपको इतना ज़्यादा भी पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं है। आपको 2-3 पॉइंट्स अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आपका आराम से ये वाला टॉपिक हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये आज हम का जो टॉपिक है वो ख़त्म करते हैं आज। बाकी हम जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो नेक्स्ट मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो रिलेटेड जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं और जो भी हमारे पास कि हम और क्या कौन से मेथड है कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप जितना मैंने पढ़ाया था उतना करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट
forget to subscribe my channel, like and share. Thank you and have a nice day.